हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों ना, हमारी 11वीं क्लास है, फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। और इसी फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक एक करके इन बहुत सारी चीजों को पढ़ने का प्रयास किया। कल हमने जो है बेसिकली हीट बजट को हम लोग पढ़ रहे थे। पृथ्वी का हीट बजट, कैसे सौर विकिरण आती है लघु पार्थिव के रूप में, दीप के रूप में कैसे जाती है, कितनी आने से पहले रिफ्लेक्ट हो जाती है, कितनी वापस आती है, फिर वापस आने के साथ जब पृथ्वी पहुंचती है कैसे वो आपके रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कितना वो अवशोषित होती है, कहाँ कहाँ से आते समय रिफ्लेक्ट होती है और कहाँ कहाँ से जाते समय रिफ्लेक्ट होती है। आने का रिफ्लेक्शन ये दिखाया है और जाने का ये, जैसे मान लीजिए यहाँ आई तो बादलों से रिफ्लेक्ट हो गई, क्लियर हो गया। इधर पिकिन से स्मॉल होगी, एटमॉस्फेयर से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और जब प्रॉपर पृथ्वी पर पहुंच गई है तब उसके बाद कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सारी चीज इसमें एक एक करके हमको दिखाया गया है। और हम इसमें देख रहे हैं कि भाई वो कैसा रहा रिफ्लेक्शन। एल्बिडो को हमने समझने का प्रयास किया कि भाई एल्बिडो है क्या। तो एल्बिडो बेसिकली कुछ नहीं है। एल्बिडो क्या है, जो पृथ्वी की रेज आती हैं, जो सन की किरणें आती हैं, जब वो आपका बर्फ पर पड़ती हैं तो बर्फ पर टकराने के बाद जो वापस जाती हैं उसको कहते हैं एल्बिडो। क्लियर है। तो एल्बिडो ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। तो पूरा बजट को हमने देख लिया था सौर विकिरण के हिसाब से, और कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे इसमें और देख रहे हैं। तो मैं पूछ चाहता हूँ यहाँ तक कोई डाउट है, क्वेरी है, किसी बच्चे का कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई क्वेरी वगैरह, आप हमसे एक बार पूछ लीजिए, देख लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लें आप। जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है कि पृथ्वी की सतह पर विकिरण मात्रा भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भाग पर विकिरण संतुलन अवशेष सरप्लस है। कह रहे हैं कि सरप्लस है, सरप्लस का मतलब अधिक होना, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन है। कहीं तो जितनी हमको ऊष्मा चाहिए उससे ज्यादा है और कहीं पर जितनी चाहिए उससे भी कम है। क्लियर है, दोनों कंडीशन हमारे पास है। 9.3 में वायुमंडल तंत्र को शुद्ध विकिरण और आंशिकीय भिन्नता को दर्शाता है। शुद्ध विकिरण का अवशेष 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी में अधिक है, परंतु उसके पास में आपका डिफिकल्ट है, तो कुछ कमी है और पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ताप ऊर्जा ध्रुवों को पुनर्वितरण करती है। उष्णकटिबंधीय ताप संचलन के कारण अधिक नहीं होती है, न ही उच्च अक्षांश में अत्यधिक कमी के कारण इसमें पूरा आपका जो जमाव है वो हमको देखने के लिए मिलता है कि पूरा जमाव कैसे हुआ है, क्या चीजें हैं, किस प्रकार से हुई हैं, ये सब चीजें आपका देखने के लिए मिलती हैं और देखते हैं। क्लियर है। अब थोड़ा सा जब इसमें आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम देखते हैं, अब हम टेम्परेचर पे आए। तापमान बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप ध्यान रखिए। टेम्परेचर ही वो फैक्टर है जिसके माध्यम से हम सारी चीजों को इसमें गणना करेंगे। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ भूताप में अंतःक्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। यह ऊष्मा पदार्थ के अणु की गति को दर्शाता है। वह तापमान के किसी पदार्थ के स्थान को गर्म और ठंडा होने की डिग्री को मापता है कि कैसा ठंडा है, कैसा गर्म हो रहा है, उसके डिग्री, उसके एंगल को माप रहा है। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कि जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो कैसे होल्डिंग होता है, कैपेसिटी, उसको बात की। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है कि कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर डिपेंडेंट है। उस स्थान की अक्षांशीय रेखा कि जो टेम्परेचर है वो किस जगह आ रहा है। आप देखिए वो 0 के आसपास आ रहा है, 23 के आसपास आ रहा है, 66 के ना हाफ के पास आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, शीतोष्ण क्षेत्र में आ रहा है, उपोष्ण क्षेत्र में आ रहा है, ये सारा हमको देखना है। ठीक। समुद्र तल से उस स्थान की तुंगता, तुंगता मतलब ऊंचाई कितनी है, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, और वायु रहित परिसंचरण क्या है, कोट तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति क्या है, और स्थानीय कारक क्या है। ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं और इनकी ही प्राइमस चीजों की हम लोग बात
कैसे करते हैं, इन चीजों की आपका प्राइम बात करते हैं। ठीक, देख लिया। अक्षांश किसी स्थान का तापमान उसके स्थान के द्वारा प्राप्त सूर्य तप यानी कि आइसोलेशन पर भी निर्भर करता है। अगर उस स्थान पर अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, तिरछी पड़ रही हैं तो कम होगा। ये तो कंडीशन आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है कि सन की जो रेज हैं वो कैसे पड़ रही हैं। जो सूर्य की किरणें वो तिरछी आ रही है टेम्परेचर कम रहेगा, सीधी आ रही है तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये प्राइम तो आपको पता ही है, पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्य के ताप में अधिकांश के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है, तदनुसार तापमान में विभिन्नता भी मिलती है और यही कारण है कि इसके साथ हर क्षेत्र में अलग टेम्परेचर वेरिएशन मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में आप अगर देखेंगे तो पीछे मैप दिया गया है, और सॉरी ग्लोब है हमारा थोड़ा सा, उसमें कुछ वहां पृथ्वी को एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा अगर यहाँ सीधी पड़ रही है तो। ठीक, अगर यहाँ पड़ रही है किरणें तो क्या होगा, तिरछी। मान लीजिएगा सन यहाँ निकल रहा है तो यहाँ किरणें कैसी पड़ेंगी, तिरछी। यहाँ कैसी पड़ेंगी, सीधे। तो टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा रहेगा और टेम्परेचर यहाँ पर कम रहेगा। क्लियर है। तो जहां पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं वहां पर क्या होता है, हमेशा आपका क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर ज्यादा होता है। जहां सीधी पड़ती है, जहां तिरछी पड़ती है वहां टेम्परेचर कम होता है। क्लियर है। इतनी चीज तो आप लोग पढ़ रहे हो आज तक। भाई ये सारी चीजें तो हैं जो आपने पढ़ी हैं और आपने देखी हैं, इन सबको आपने देख लिया है। ठीक, बात करें तुंगता की। वायुमंडल में पार्थिव विकिरण द्वारा ही नीचे की परतों में पहले गर्म होती हैं और यही कारण है कि यह समुद्र तल के पास स्थानों पर तापमान अधिक और ऊंचे भाग में स्थित है। कैसे हैं ये, तापमान कैसे होती है, ऊंचे भागों में स्थित होता है और तापमान अधिक होता है। अन्य शब्दों में तापमान सामान्यतः तुंगता के साथ बढ़ता है। अन्य जगह क्या है, जो हाइट बढ़ती है वैसे ही क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तुंगता बढ़ने के साथ साथ तापमान घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। कैसे हैं, तापमान के साथ ऊंचाई के बढ़ने के साथ जो तापमान घटता है, जैसे हाइट बढ़ी वैसे टेम्परेचर कम हो गया। तो टेम्परेचर कम, हाइट बढ़ रही है और टेम्परेचर कम हो रहा है, इसी को कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, NIR। क्लियर है, क्या कहते हैं, NIR। ध्यान रहेगा। बात कर रहे हैं समुद्र से दूरी। किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। उस स्थान की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। ये मैं कितनी बार बता चुका हूं कि अर्थ की प्रॉपर्टी टेम्परेचर में और वाटर की प्रॉपर्टी टेम्परेचर में अलग अलग है। जो समुद्र है वहां पर पानी है, वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे ठंडा होता है। पृथ्वी जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक में समुद्र से दूरी है। स्थल अपेक्षा धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है। स्थल की अपेक्षा समुद्र जल्दी से गर्म नहीं होता है, लेट से गर्म होता है, लेट से ठंडा। स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में विभिन्नता कम होती है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को निकालोगे तो पृथ्वी पर टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा दिखता है, जबकि समुद्र पे अंतर खास नहीं दिखेगा। क्लियर है। यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंसेस सी पर कम पाया जाता है, लैंड पर जाता है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों में समुद्र और स्थल समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है। तापमान सम रहता है, टेम्परेचर कैसा है, सम रहता है। समुद्र और स्थलीय समीर का जो है सामान्य प्रभाव पड़ता है और टेम्परेचर सम रहता है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा कम पड़ेगा, हाँ, लेकिन ये हो सकता है जो हवा अगर समुद्र से चली है उसमें क्या है, मॉइस्चर है, लेकिन जो हवा लैंड से चली है समुद्र की तरफ उसमें क्या है, ड्राइनेस है, क्योंकि उसमें क्या है, पानी तो है ही नहीं, नमी तो है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर है। वायु सहित महासागरीय धारा, स्थलीय और समुद्रीय, क्या बात कर रहे हैं, स्थलीय और आपका समुद्री।
स्थलीय और समुद्रीय समीरों की तरह ही वायु समिति के तापमान को प्रभावित करती है। कोस्ट जलवायु समिति को प्रभावित करने वाले स्थान का तापमान अधिक और शीत वायु के तापमान से प्रभावित करता है और तापक्रम के अनुसार होता है। इस प्रकार ठंडी महासागर धारा को प्रभावित के अंतर्गत समुद्र की अपेक्षा गर्म धारा को प्रभावित आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। यानी कि आप देखिए, ठंडी जलधारा महासागर के प्रभाव में आती है और समुद्र की अपेक्षा वो गर्म होती है। क्लियर है? और उनका प्रभाव तटों के तापमान पर पड़ता है। अब ये तो है, अगर मान लीजिए कोई आपकी जलधारा है, अगर वो समुद्र के पास से बहेगी, किसी तट के पास, किसी कोस्टल के पास, अगर वो गर्म है तो उसका प्रभाव गर्म का रूप में पड़ेगा, आपके फ्रंट बना सकती है। ठंडी है तो वहां को फ्रीज कर सकती है, वहां के क्षेत्र को जमा सकती है, वहां पे क्या है जो आपकी ठंडक है ये उसको बढ़ा सकती है। तो ये सारी चीजें। तापमान का वितरण की बात हम कर रहे हैं। जनवरी जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करने हम पूरे विश्व के वितरण के बारे में जान सकते हैं कि अगर हम जनवरी और जुलाई के तापमान का वितरण को देख लें कि जनवरी में टेम्परेचर कहां कहां पर है, पृथ्वी पर कितना कितना है और जुलाई में कैसा है, तो इससे क्या हो जाएगा, हम ये चीज जान जाएंगे। मानचित्रों पर वितरण सामान्यता समताप रेखा है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर पढ़ना है तो जो समताप रेखा है, जहां पर समान ताप होता है, उनकी मदद से हम देख सकते हैं। यह वह रेखा है जो समान ताप वाले किसी स्थान को जोड़ती है और जनवरी और जुलाई में होने वाले धरातल पर वायु के तापमान का वितरण को दर्शाती है। कैसे है? जनवरी से जुलाई के मध्य धरातल है और उसके मध्य चीजों को आपका जोड़। क्लियर है? ये हमको सामान्य तापमान अक्षांश के प्रभाव को चित्रित करता है, दिखता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्राय अक्षांश के समांतर होती हैं, कि जितने भी है जनरली समांतर ही होती हैं, समान होती हैं। जैसे टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ऊपर उड़ जाएगी, टेम्परेचर नहीं हुआ तो नीचे गिर जाएगी। इसलिए प्रवृत्ति में आपका क्या होता है, विचलन। तो क्या होता है, ये जो थोड़े से जो विचलन है और विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में, ये हमको जुलाई की जो स्थिति है कैसा है, तो जुलाई की कंडीशन है उसके रूप में आपका दिखाई देगा। क्लियर है कि भाई क्या क्या है, कैसे कैसे कहानी है सारी। जनवरी में अधिक स्पष्ट होती है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक होता है। इसलिए देखिए, ध्यान रखिए, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थलीय भाग ज्यादा है, इसलिए भू सहित समुद्र से दूरी का प्रभाव स्पष्ट होता है। जनवरी से समताप रेखाएं महासागर के ऊपर, महासागर के उत्तर और महाद्वीप के दक्षिणी ओर विचलित होती है। तो जनवरी में क्या होगा, जहां पर जनवरी में देखिए समताप रेखा क्या होंगी, महासागर के उत्तर में और महाद्वीपों के दक्षिण में होंगी। क्योंकि जनवरी में टेम्परेचर, भाई आप देखें जनवरी में क्या होता है, मकर रेखा पर, और मकर रेखा पर होगा तो कहां होगा विचलन, महाद्वीपों में। तो भाई अगर समझिए, यहां पर है सूर्य, यहां पर सूर्य है और यहां पर क्या है, लैंड है, महाद्वीप है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध वाला, यहां पर स्थल जो आपके समुद्र है, यहां पर टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। यही तो बता रहे हैं कि जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर में और महाद्वीपों के दक्षिण की ओर विचलन करती हैं। इससे उत्तरी अटलांटिक में देखा जा सकता है कि कौन सागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट उपस्थिति में अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है। कैसा होता है, अटलांटिक महासागर की उपस्थिति में उत्तरी अटलांटिक अधिक गर्म हो जाएगा, उत्तर वाला। क्लियर हो गया? ठीक। समताप रेखा की उत्तर की तरफ मुड़ जाती है और वह तापमान को तेजी से कम हो जाता है और यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। अब टेम्परेचर कम होगा, मुड़ेंगी तो कम हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, यह साइबेरिया के मैदान में ज्यादा स्पष्ट होती है। साइबेरिया में स्पष्ट दिखाई देगी, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए ये ऐसे होती हैं, सीधी चल रही हैं 0 डिग्री, 0 के बराबर में। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा उठ जाएंगी, फिर सीधी हो जाएंगी। हो सकता है कोई ये लाइन यहाँ उठ जाए फिर सीधी हो जाए, हो सकता है यहाँ हो, यहाँ बढ़े, यहाँ घट जाए। तो ऐसी ये लाइनें पाई जाती है। 60 से
वहां पूर्वी देशांतर, 80 के उत्तर और 50 के उत्तर दोनों मैदानों में जनवरी के मध्य ये आपका सेल्सियस पर पाया जाता है। जनवरी का मध्य मासिक तापमान विषुवत रेखा के 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, उष्णकटिबंधीय 24 में अधिक है तथा अक्षांशों में 20 से 0 के मध्य अटलांटिक महासागर में इतना ये हमको देखने के लिए मिलता है, देखने के लिए पाया जाता है। क्लियर है? ठीक। अक्षांशों में 20 से लेकर 0 में यूरेशिया के आंतरिक भागों में 18 से लेकर 48 तक ये आपका दर्ज किया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान महासागरों में स्पष्ट प्रभाव दिखता है। तो साउथ के हैं वहां पर जो महासागर हैं उनमें इस टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो क्लियर ही हमको डेविएशन दिखाई देता है कि कैसे विचलन कर रहा है। समताप रेखाएं अक्षांशों के समांतर चलती हैं। बिल्कुल ध्यान रखना स्टेटमेंट कि समताप रेखाएं अक्षांशों के समांतर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा में कम भिन्नता तीव्र होती है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, भिन्नता कम तीव्रता में होती है। 20 से 10 एवं 0 से समताप रेखाएं क्रम से 35 से 45 और दक्षिण में 60 के समांतर पाई जाती है। क्लियर है? उत्तर में कहां है? पहली बात तो कम है क्योंकि वहां लैंड है। ठीक, तो वहां आपको दिखाई देगा डेप्रेशन कम दिखाई देगा लैंड की वजह से। क्लियर है? स्पष्ट नहीं होती है। जुलाई में समताप रेखाएं अक्षांश के समांतर चलती हैं। विषुवतीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है। जो आपके 0 के पास में पड़ने वाले जो भी आपके सी हैं उनमें ऑन एवरेज टेम्परेचर 27 मिलता है। एशिया के कोस्ट कंटिनेंट स्थल में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ तापमान 30 से अधिक पाया जाता है। 40 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश में 10 में दर्ज किया जाता है। कैसा है? इन सब में दर्ज किया जाता है। 9.5 जनवरी और जुलाई के बीच तापमान को प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक ताप यूरोप प्लस एशिया को हम कहते हैं यूरेशिया महाद्वीप के उत्तर में पाया जाता है। तो टेम्परेचर कैसा होगा? तो सबसे कम जनवरी में और जुलाई में। ये दो ऐसे हैं, जनवरी में कम मिलेगा और जुलाई में ज्यादा मिलेगा। और कहा? यूरोप और एशिया का जो उत्तर पूर्वी भाग क्षेत्र है, कहा? उत्तर और पूर्वी भाग का जो क्षेत्र है, इस बीच में क्षेत्र में सबसे ज्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर आप यही माप लोगे। तो लगभग 60 से इसका मुख्य महाद्वीपता 60 से महाद्वीपता में कम से कम 3 डिग्री का टेम्परेचर 20 दक्षिणी और अक्षांशों के बीच पाया जाता है। अब देखिए मेन ये ऐसा है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये हमारी 0 क्यों, मान लीजिए कि है ये 0। अब 0 में टेम्परेचर है। अब देखिए ये, तो जहां ये ऐसा रहा यहां बढ़ा, यहां घट गया, यहां फिर बढ़ा, यहां सीधा रहा, बिल्कुल समान रहा और फिर लास्ट में बढ़ गया। ऐसे ये थी। अब देखिए आपका यहां बढ़ा, फिर आपका नॉर्मल रहा, फिर बढ़ गया और इस तरीके से बढ़ के चला गया। तो ये होती तो किसके हैं? अक्षांश के समांतर होती हैं समताप रेखाएं। लेकिन टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ये सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम करती हैं और आप इनको अच्छे से एक बार देख सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार ये सारी लाइनें हमको पाई जाती हैं। अभी हम लोग शेष लेक्चर को आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।